अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त मुबीन भट्टी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मुयस्सर हो सके। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत अहम है, जो कि आसिया बीबी केस के हवाले से है। आसिया बीबी केस को रहाई मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से। इसके बारे में बहुत से मैंने वीडियोस देखी हैं, बहुत सी न्यूज़ देखी हैं, जो कि 70% आपको गलत इन्फॉर्म कर रही हैं। मैं एक वकील होने के नाते इस केस को आपको अदालती नज़ायर और जो कवानीन हैं उनके पैराए में आपको ये बयान करूँगा। फ़ैसला आपने करना है दोस्तों कि ये केस का फ़ैसला तो एक सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस साहब ने सुना दिया है, जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में होने के नाते और इस्लामी कवानीन के मुताबिक हमें वो तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि वो काजी है, जज है। अगर आप दोस्तों ये मेरी इस वीडियो को देखने के बाद भी फ़ैसले के ऊपर भी फ़ैसला आपने करना है कि कौन सही है कौन गलत है, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, ये उस फैसले की तस्दीकी कॉपियाँ हैं जो मैंने इंतहाई मेहनत के साथ हासिल की है और बड़ी तस्दीक के साथ मैं ये वीडियो आप तक शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, चीफ जस्टिस साहब ने फ़ैसला सुनाने से पहले ये बात बारहा कही कि मैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी मानता हूँ और मेरा इस चीज़ पर कामिल ईमान है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख है वो वाजिबुल कत्ल है, और अगर उसे कोई कत्ल की सज़ा नहीं देता तो वो बहुत बड़ा गुनहगार है दुनिया और आखिरत का। दोस्तों, उन्होंने ये भी इरशाद फरमाया चीफ जस्टिस साहब ने कि मैंने इस केस का बग़ौर मुतालिया किया है, उसकी रोशनी में मैं इस केस का फ़ैसला सुनाऊँगा। और उन्होंने ये भी इरशाद फरमाया कि मैं अपनी ईमान की ताकत साबित करने के लिए हर किसी को नहीं बता सकता, मगर मैं किसी के ख़िलाफ़ जो मुसलमान नहीं है फ़ैसला भी नहीं दे सकता। मैंने वही फ़ैसला किया है जो मेरे ज़मीर का फ़ैसला, जो हक़ और सच का फ़ैसला है। दोस्तों, आसिया बीबी केस में 2 अहम गवाहान थे, जिनके साथ कहा जाता है कि आसिया बीबी की लड़ाई हुई। उनमें से एक थी माफिया बीबी। माफिया बीबी खेतों में काम कर रही थी और उसके साथ एक और औरत थी अस्मा बीबी, और इन दोनों माफिया और अस्मा के अलावा वहाँ पर 12 औरतें और थीं। ये झगड़ा दोस्तों कहा जाता है कि इट्टांवाला शेखुपुरा का एक गांव है, वहाँ से शुरू हुआ और ये पानी पीने के ऊपर झगड़ा हुआ। पानी का गिलास आसिया बीबी ने पी लिया, चूँकि वो ईसाई थी, यहाँ से ये झगड़ा शुरू हुआ और बाद में ये झगड़ा फैलता हुआ 5 दिन बाद इसकी वक़ुआ की एफ़आईआर दर्ज हुई। 5 दिन बाद एफ़आईआर की दर्ज होने की चीफ जस्टिस साहब ने वजह ये बताई है कि वहाँ पे मजमा इकट्ठा हो गया और उस मजमे के सामने गाँव वालों के सामने ये कहा गया कि अगर आसिया बीबी ने ये तस्लीम ना किया, जो कि जिसकी बुनियाद पर सेशन अदालत ने और हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया है, जो कि एक बहुत मजबूत फ़ैसला था अगर उसका कन्फेशन उस कानूनी तनाज़ुर में देखा जाए। लेकिन उसमें दोस्तों गाँव में जो लोग थे, जो मजमा था, उसके डर की वजह से कि अगर आसिया तस्लीम कर ले तो पुलिस इसको अरेस्ट कर लेगी, अगर ये तस्लीम नहीं करेगी तो इसको लोग यहीं पे मार देंगे। तो दोस्तों, इस मजमे के डर से आसिया ने कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है उसके तनाज़ुर में वो कबूल किया कि वो उसने ये कलमात कहे हैं, लेकिन फ़ाइनल जस्टिफ़िकेशन चीफ जस्टिस साहब के सामने उसने यकसर इनकार किया कि मैंने ये अल्फ़ाज़ नहीं कहे थे, लोगों के खौफ की वजह से मैंने ये कहा था। लोगों, इस केस में पहले ही 2 मुसलमान दुनिया से जा चुके हैं, जिनमें से पहला किरदार है सलमान तसीर। सलमान तसीर दोस्तों वो किरदार है जिसने 295 के कानून को, पाकिस्तान पीनल कोड को काला कानून कहा था, जो ब्लास्फेमी के का कानून है। दोस्तों, इसी कानून को काला कानून कहने पर मुमताज़ कादरी ने सलमान तसीर को 2010 में फायर कर कत्ल कर दिया था। दोस्तों, सलमान तसीर तो अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं, लेकिन दोस्तों ये केस अभी बाकी है और इस केस में बहुत सी पेचीदगियां हैं। मुल्की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने का खदशा है, जो कि अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। दोस्तों, आसिया बीबी का जो केस की तरफ आते हैं, ये केस जो एफ़आईआर दर्ज हुई कानूनी तौर पर वो 5 दिन के बाद दर्ज हुई, जबकि कानून के मुताबिक, पाकिस्तानी फ़ौजदारी कानून के मुताबिक एफ़आईआर का लेट दर्ज होना, जितने दिन बाद वो दर्ज होगी उसका एक-एक दिन आपको बताना पड़ेगा। दूसरा, इस केस में जो बात गवाहों का मुनहरफ होना है, माफिया और अस्मा बीबी के अलावा वहाँ 12 औरतें और थीं, जिनमें से 12 में से कोई औरत भी गवाही देने के लिए तैयार नहीं हुई। दूसरा अहम केस कारी सालम है। कारी सालम वो कारी है जो उस मस्जिद इटां वाले गांव की मस्जिद का इमाम है। उसने ये बयान दिया अदालत में कि मैंने ये बराह रास्त अल्फाज नहीं सुने, मुझ तक जो बात लोग लेकर आए उन्हीं बातों के तनाज़र में मैंने लोगों को ये कहा कि अगर उसने ये अल्फाज कहे हैं तो वो वाजिबुल कत्ल है। तो दूसरा जो इसमें अहम किरदार था वो था अरशद
जिसने इन्वेस्टिगेशन की इस केस के इंस्पेक्टर था। दोस्तों इसमें एक और आपको बात बताता चलूँ, गौर से सुनिएगा कि 295 में जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है वो एसपी रैंक से कम का पुलिस ऑफिसर नहीं कर सकता। एसपी रैंक जिम्मेदारी के साथ इस केस की वेरिफिकेशन करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, शवाहिद इकट्ठे करता है। दोस्तों इसमें पुलिस के 3 गवाह थे, जिसमें माफिया बीबी, अस्मा बीबी और एक और गवाह था। एक गवाह बाहर से था, टोटल 4 गवाह थे। इस केस में चारों गवाहों के बयानात में भी बहुत ज़्यादा तज़ाद आया है। पहले गवाह के मुताबिक जहां मजमा लगा हुआ था वहां लोग 2000 थे, दूसरे गवाह के मुताबिक 1000 थे, जबकि तीसरे गवाह ने 200 और चौथे गवाह ने 100 का मजमा बताया, जिससे केस कमज़ोर हो जाता है। और बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज गोज टू दी एक्यूज्ड, ये एक असूल है, कानून है ज़ाब्ता फौजदारी का। दोस्तों इसमें एक और बड़ी अहम चीज़ है जो इसमें एक तो गवाह मुनहरफ हो गए, दूसरा एक गवाह ने कहा ये अब्दुल सत्तार के घर इज्तिमा इकट्ठा हुआ था, एक ने मोहम्मद इफ्तिकार के घर कहा, एक ने मुख्तार और एक ने राना रज़ाक के घर का बताया, जबकि चारों गवाहों के बयानात में एक बार फिर तजाद आ गया। इसमें चीफ जस्टिस साहब ने एक और बात कही है कि लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने यह फैसला सुनाने से अपने आप को अलग कर लिया था, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुल्ज़म को सज़ा सुनाने वाला जो है वो खुद को जन्नती तस्वर करेगा। लिहाजा ये बात हाई कोर्ट के फैसले को भी डाउटफुल करती है कि ये फैसला हुआ। और जो हमारा जो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट है या सेशन कोर्ट्स हैं वहाँ पे दबाव चलता है और उसी दबाव की वजह से ये फैसला शायद आया होगा। चीफ जस्टिस साहब ने दोस्तों अपने ख़ताब के अपने फ़ैसले के एंड पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी पढ़ी। उन्होंने बार बार ये कहा कि मैं इस चीज़ को तस्लीम करता हूँ कि मैं अल्लाह ताला को नहीं जानता, अल्लाह ताला की ज़ात कौन है। ये पैगाम मेरे तक नबी मोहतरम नबी आखिर ज़ुमा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए पहुँचा है, तो मैं इससे कैसे इनकार कर सकता हूँ, मगर मैं किसी गुनहगार को भी सज़ा नहीं दे सकता। इस केस के पैराए में दोस्तों अगर देखा जाए तो एक वकील होने के नाते इस केस की शहादत इंतहाई कमज़ोर हो चुकी थी, जिसकी बिना पर आसिया बीबी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिहाई का परवाना दिया। दोस्तों आपने बहुत सी वीडियोस, बहुत से व्यूज़ देखे होंगे, लेकिन ये कानूनी तनाज़ुर में जो एक था वो मैंने आपको बयान किया है। इसका सही या गलत होने का फ़ैसला ये आप लोगों पर छोड़ता हूँ, ये फ़ैसला आप लोगों ने ही करना है। दोस्तों जस्टिस साकिब निसार पाकिस्तान के मोहसन हैं। कतई नज़र इस फैसले के देखा जाए तो उन्होंने बहुत से पाकिस्तान के लिए ऐसे काम किए हैं जो आज तक हिस्ट्री में कोई भी चीफ जस्टिस नहीं कर सका। दोस्तों इस केस के बाद जो खून खराबा या जो फसादात फूटने का अंदेशा है, इसमें याद रखिएगा कि ये थर्ड जनरेशन वार का दौर है। थर्ड जनरेशन वार क्या है, वो इसी तरह लोगों को शाम, ईरान और इराक की तरह आपस में लड़ाकर उस मुल्क को कमज़ोर करना और तोड़ना है। इंडिया कहीं इराक की साजिश तो नहीं, कहीं ये मोसाद इसके पीछे तो नहीं, कहीं इसराइल की साजिश तो नहीं। दोस्तों इससे हमें बचना होगा और हम सब पे ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए अपने आप को देखें और इस फैसले का फ़ैसला करें और इसके तनाज़ुर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में बात करें। दोस्तों केस के आखिर पर ये अहादीस अबू दाऊद की चीफ जस्टिस साहब ने पढ़ी कि ख़बरदार अगर तुम में से किसी ने किसी अक़लियत को ईज़ा पहुँचाया, उसकी बेइज्जती की या उसका माल छीना या उसे माल छीनने के डर में मुब्तला किया, अगर तुम में से कोई ऐसा करेगा तो मैं क़यामत वाले दिन अल्लाह से उसकी शिकायत करूँगा। ये मफ़हूम है। इसके साथ ही